चैप्टर का नाम तो पढ़ ही लिया होगा। भगोड़ा कौन होता है? भगोड़ा सुना है आपने? हमारे देश के कुछ सम्माननीय लोग हैं। हाँ, आप जानते हैं बहुत अच्छे से उनको। तो हमारे देश के कुछ सम्माननीय लोग हैं जो यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोन लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा इंडिया से लेते हैं और फिर इंडिया की नजरों से दूर चले जाते हैं, इसलिए ताकि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर ना हो। आपको ये तो पता होगा कि हमारे यहाँ का जो पुलिस है या हमारे यहाँ के जो क्रिमिनल सिस्टम है वो सिर्फ हमारी बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड है, यानी उनकी ज्यूरिसडिक्शन इंडिया के बाहर नहीं होती, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ के ऐसे लोग जो बैंक से बहुत बड़े लोन ले लेते हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड कर लेते हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीजर ना हो, इसलिए वो क्या करने लग गए, वो इंडिया के बाहर चले जाते थे। एक बार वो इंडिया के बाहर चले गए, अब इंडिया के लॉज या इंडिया के लोगों की पुलिस की उनके ऊपर पकड़ नहीं हो सकती। तो ये उनको तरीका समझ में आया। आज भी इवन वो भागे ही हुए हैं एंड यू नो दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ ओवर देयर। आप कभी ऐसे देखिए उनके ऊपर आते भी है न्यूज वगैरह, बढ़िया से वो अपना आराम से रह रहे हो और यहाँ उनके प्रोसीजर हमारे प्रोसीजर ही चल रहे हैं और वहां उनकी बढ़िया लाइफ चल रही है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ज्यूरिसडिक्शंस लिमिटेड है, तो वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं और फिर उसके बाद उनके खिलाफ प्रोसीजर्स जो है वो नहीं हो पाते। अगेन हमारे देश को लगा अब क्या किया जाए, ये नई तरीके की समस्या आई है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भी उन्होंने बताओ क्या किया, लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। क्या इस लॉ बनाने से वो वापस आ पाए? सिर्फ क्या हुआ, आपका सिलेबस बढ़ गया। ये चैप्टर पहले नहीं था आपके कोर्स में, ये न्यू आया और इस वजह से आपके में इंट्रोड्यूस हो गया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जोक्स अपार्ट, ये लॉ ये कहता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। तो जैसे ये तो बाहर चले जाते हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, इन शॉर्ट हम आपको बता दे रहे, दो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ रह जाती है, जो बेनामी होती है, हाँ, या जो इलीगल मनी से क्रिएट की गई है या जो लॉन्डर्ड फंड से 2 नंबर की कमाई से की गई है, वो कॉन्फिस्केट हो जाती है, वो जब्त हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरा डिसएडवांटेज इनको जो मिलता है वो ये कि इसके बाद ये इंडिया में किसी सिविल केस को डिफेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब समझे, सिविल केस को डिफेंड करना मतलब मान लो किसी ने इनके खिलाफ कोई केस किया जिसमें ये सही है, ये अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, बट हमारा लॉ कहता है कि हम तुम्हें डिफेंड करने नहीं देंगे, अब तुम किसी सिविल सूट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली, आपको परमिशन ही नहीं दी जाएगी क्योंकि आप क्रिमिनल हैं, आप यहाँ से भाग के गए। तो एक तरह से जैसे हमारा लॉ कहता है ना, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, इनको नहीं दी जाएगी, ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनको इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। ये इतना पैसा लेके भागे हैं कि इनको लगता है इंडिया में जो प्रॉपर्टी वो तुम्हें ले जानी ले जाओ, हम ही दान कर दे रहे। इन्होंने अपना खुद का एक देश बसा लिया होता है दूसरी जगह, इतना ये सोना धीरे धीरे करके। इसका भी वो जो नहीं है, विजय माल्या जो भी गए थे, उन्होंने इतना सोना बाहर लेके गए हैं, वो इतना सोना। और आपको पता है उनकी एयरलाइंस थी ना, इस पे भी मूवी थी, हाँ, पिक्चरों के नाम पता हो जाते हैं तुम लोग को। क्रू, इनकी एक मूवी आई थी, उसमें दिखाया था उसी एयरलाइन से जाता था सोना, वो एयरलाइन उन्होंने इसीलिए खोली थी कि वो धीरे धीरे सोना उसी से, अपना एयरलाइन जा रही, उसी के साथ साथ सोना जा रहा है। और जब सोना इतना इकट्ठा हो गया तो आखिरी फ्लाइट में भी बैठ के निकल गए, हो गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो इन्होंने इतना इतना सारा क्रिएट कर लिया है बाहर कि दे आर लीस्ट कंसर्न। लेकिन मैक्सिमम हमारा लॉ तो यही कर सकता है कि भाई जो यहाँ पर है वो हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू डिफेंड एनी सिविल सूट, ठीक है, फाइन। चलो देखते हैं कौन होते हैं ये। There have been several instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian court. What is fleeing the jurisdiction? भाग गए, इंडियन कोर्ट के jurisdiction से भाग जाते हैं, anticipating the commencement of criminal proceeding. कह रहे मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना शुरू हो उससे पहले ही भाग जाते हैं। इसीलिए आपने कभी पिक्चरों में भी देखा होगा, सबसे पहले इन लोग के पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं। किसी के खिलाफ कोई भी शक होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं। लेकिन इनके पास ना उसके भी तरीके होते हैं, ये कोई एक पासपोर्ट से थोड़ी चलते हैं। हाँ, खुद की एयरलाइन उसी में बैठ के निकल जाते हैं ना। बट द थिंग इज दैट दे हैव मेनी ऑप्शंस, बट लॉ ये कहते हैं सबसे पहला स्टेप इनका ये होता है, इनका पासपोर्ट ले लो ताकि ये बाहर ना जा पाए। ओके, समटाइम्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग द एब्सेंस ऑफ सच ऑफेंडर फ्रॉम इंडियन कोर्ट्स हैज
several deleterious consequences such as it obstructs the investigation. कह रहे अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद, जब वो पर्सन ही नहीं है आंसर करने के लिए तो उनका केस वहीं पे पेंडिंग रह जाता है। हाँ बेटा, ओके, गुड पॉइंट। अब इसमें एक बात में आओ कि इतना बड़ा फ्रॉड है तो भाई हमारा देश दूसरी कंट्री से कह सकता है कि उनको पकड़ के ले आओ। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारा उनकी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइंड हो। जिन देशों के साथ हमारी ट्रीटी साइंड होती है, ट्रीटी समझते हो ना, अग्रीमेंट, कि भाई तुम्हारा कोई भगोड़ा हमारे यहाँ आएगा हम पकड़ा देंगे और हमारा कोई तुम्हारे यहाँ आए तो तुम पकड़ा देना, ट्रीटी हुई है तो हो सकता है। लेकिन आपको पता है ये लोग जनरली ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जिनके साथ कोई ट्रीटी नहीं होती, रेदर उन कंट्री के नाम भी हम लोग ने सुने नहीं होते, ऐसे देशों में ये लोग चले जाते हैं। ठीक है, अरे और क्या, ट्रीटीज तो एक पब्लिक चीज है ना, आपको ये पता ही है कि किस देश के साथ हमारी ट्रीटी है। ठीक है, बड़े लोग, इनको सब पता होता है। ठीक है, तो ये ऐसे देश में जाते हैं जहां ट्रीटी हो, जहां ट्रीटी नहीं है वो सरकार हमारी क्यों सुनेगी। ठीक है, तभी तो आपको समझ में आया मोदी जी क्यों कोशिश करते हैं सबके साथ ट्रीटी करने की। हम लोग को इनिशियली लगता था घूमते बहुत है, जब इनिशियली नहीं बने थे मोदी जी तो हम लोग को लगता था ये इनको जब देखो बाहर ही जाते रहते हैं, इवन अभी भी। ठीक है, ही इज ट्राइंग कि वो हर देश के साथ ट्रीटी साइन कर ले, हर देश के साथ अगर ट्रीटी, इवन मनी लॉन्ड्रिंग में हम आपको बताएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग जब चैप्टर पढ़ाते हैं कि पहले आपने सुना होगा ज्यादातर जो काला धन होता है वो स्विस बैंक में जाता था। ये सुना है वर्ड आपने, रामदेव जी ने भी कई बार इसके बारे में बोला है कि सारा काला धन जो है ब्लैक मनी वो स्विस बैंक, समझते हो, स्विट्जरलैंड का बैंक, क्योंकि स्विट्जरलैंड बैंक का किसी के साथ कोई ट्रीटी नहीं थी। स्विट्जरलैंड कंट्री जो थी वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में कोशिश कर रही थी। उसको क्या लग रहा था, तुम्हारी कंट्री का ब्लैक मनी हमें क्या बता, हमारे लिए तो मनी है। एग्जैक्टली वो खुश था, वो कहता था कि स्विस बैंक का क्या था, जिसका जो 2 नंबर का पैसा आराम से लाओ, वी विल नॉट आस्क यू योर सोर्स ऑफ इनकम, हम नहीं पूछेंगे। पहली बात, हमसे मतलब क्या है, तुम वैसे भी टैक्स को हमें देने नहीं वाले थे, तुम्हारी कंट्री का वो ब्लैक मनी हमसे तो मतलब नहीं है, हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है हम उसे डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। तो स्विस, इसीलिए सबका काला धन स्विस बैंक में था, क्योंकि उसने कहा था हम पैसा लेते रहेंगे और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे। हाँ बेटा, ऑफेंस क्यों हुआ, सारे देशों का अपना रूल है। फिर क्या हुआ, आई कमिंग टू द पॉइंट। हाँ, फिर वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर डाला। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर डाला कि भाई ऐसे तो सारे देशों का काला धन तुम्हारे पास है और ये गलत हो रहा है। तो आपको पता है स्विस, काफी साल हो गए इस बात को भी, 5-6 साल पहले स्विस बैंक के ऊपर, स्विट्जरलैंड के ऊपर प्रेशर डाला गया कि तुमको सबकी लिस्ट रिलीज करनी पड़ेगी, और करी भी। आपको पता है जब ये न्यूज आई थी कि स्विस बैंक जिनका अकाउंट वहां पर है उसकी लिस्ट रिलीज करेगा, अच्छे बड़े बड़े लोगों को डर लग गया था। क्यों, क्योंकि उनका सारा डिटेल वो बता देंगे। तो वैसे तो उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, क्योंकि दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल थिंग कि हम उनके बैंक में पैसा जमाए, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डाला गया तो थोड़ी थोड़ी लिस्ट उन्होंने रिलीज करी। बट जब तक ट्रीटी साइन नहीं है तब तक आप फोर्स कर, प्रेशर क्या बनाओगे, यही कहोगे कि हम आपको उसकी मेंबरशिप नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट आप कुछ कर थोड़ी सकते हो, उनके लॉज हैं। हाँ, अगर पकड़ गए फिर हमारी सरकार पकड़ लेगी। अगर पता चल गया कि सच एंड सच पर्सन का इतना ब्लैक मनी वहां डिपॉजिटेड है और इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया, फिर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी ना छोड़ेगी। ठीक है, वो बस पता लगने की बात है। तो इसलिए ये लोग ऐसी कंट्रीज ढूंढते हैं जिनके साथ हमारी कोई ट्रीटी ना हो, जिनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, और वहां भागते हैं। तो आई थिंक ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है कि 2 नंबर का मैम पैसा तो कमा लिया, अब क्या करें, कहाँ रखे, तो क्या करो उसको, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बाहर ले जाओ। फिर आप कह रहे हैं कि अरे हमारे खिलाफ प्रोसीजर शुरू हो गई, कह रहे हैं अच्छा परेशान ना हो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बन जाओ। ठीक है, तो पूरा सिखाया गया है आपको। चलो, फर्दर मोस्ट ऑफ सच केसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वॉल्व नॉन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, बैंक से बड़े बड़े लोन ले लेते हैं और पैसा लेके भाग जाते हैं। और आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं, बैंक का पैसा लेके भाग गया, यही बोलते हैं। वो बैंक का थोड़ी है, हमारा पैसा, बैंक का खुद का काय का पैसा, और हम लोग कहते हैं ये बैंक का पैसा लेके भाग गया। बैंक का कुछ नहीं है, हमारी तो सेविंग्स थी वो, और वो सब पैसा लेके भाग जाते हैं। thereby worsening the financial health of the banking sector. The existing civil and criminal provisions in law are inadequate to deal with the severity of the problem. कह रहे हैं जो प्रेजेंटली हमारे सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं उससे इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो इन्होंने कौन सा बना दिया, नया एक्ट बना दिया जिसका नाम क्या रखा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018. It provides for
measure to deter fugitive economic offenders from evading the process of law. evading the process of law मतलब evading the process मतलब जो हमारा लॉ का प्रोसीजर है ये उससे बचने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना कर पाए, ठीक है, by staying outside the jurisdiction of Indian court to preserve the sanctity of the rule of law. preserve the sanctity समझे, कह रहे आप हमारे लॉ को थोड़ी रिस्पेक्ट तो दीजिए, यहाँ लॉ का प्रोसीजर चल रहा है, आप वहां बाहर भाग के बैठे हुए हैं, कह रहे ऐसा ना हो, इसके लिए ये लॉ बनाएगा, ठीक है। सेलियंट फीचर्स देखिए, इट डिफाइंस द टर्म फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। बताओ अगली लाइन क्या हुई, प्रोविजंस फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। हमने आपको बताया था लॉ में अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ, सीज कर लेना, यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दिया जाएगा, जब्त। अगला पॉइंट बताओ, empower the directors to survey search सीजर। समझे क्या हुआ, सबसे पहले डाउट होता है उस पर्सन पे, सर्वे होता है, सर्च होता है, फिर सीजर। जैसे किसी के यहाँ रेट भी पड़ती है ना, रेट जानते हो इनकम टैक्स वगैरह की रेट, किसकी भी पिक्चर आई है रेट, देखिए ना, हाँ हाँ हाँ, रेट एक्चुअली ऐसे ही पड़ती है। और आपको पता है रेट में सबसे पहला प्रोसेस सर्वे होता है। सर्वे में जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो नॉर्मल पर्सन बन के जाएंगे, जैसे मान लो आपकी शॉप है या कुछ है तो वो नॉर्मल कस्टमर बन के जाते हैं और आपसे नॉर्मल बात करेंगे, सारी इंक्वायरी लेंगे, वो सिर्फ सर्वे करने आए हैं कि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है कि नहीं। सर्वे के बाद फिर सर्च होता है और सर्च के बाद वही रेड जो आप कह रहे हो वही सीजर हो जाता है, ठीक है। रेड का फिर प्रोसेस होता है, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई अंदर नहीं आ सकता, और 8, 10, 15 लोग इकट्ठा आते हैं, आपको घेर के बैठ जाएंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेड। बाकी के लिए पिक्चर देख लेना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सर्वे सर्च एंड सीजर के बाद ये बताओ क्या हुआ, मतलब हाँ एडजुडिकेशन हो गई और वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, मतलब कहां चली गई, सरकारी खजाने में। डिसएंटाइटलमेंट, ये बताओ क्या लिखा है, डिसएंटाइटलमेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फ्रॉम पुटिंग फॉरवर्ड और डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम। अब वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना कोई यहाँ सिविल केस कर सकता है, ना कोई सिविल केस डिफेंड कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, बताओ इनका क्या काम होगा, वो जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई है उसको कौन मैनेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। और ये बताओ क्या हुआ, अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट के पास। ये इसके सेलियंट फीचर्स हैं। जितने ये नए एक्ट है ना इनका सेलियंट फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आ जाता है एग्जाम, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ओके, अब देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की डेफिनेशन ये कौन होते हैं, एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट whom a warrant for arrest to a scheduled offense has been issued by any court। बताओ क्या हुआ है इनके खिलाफ, वारंट इशू, अरेस्ट वारंट इशू हुआ है फॉर कमिटिंग एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब समझते हो, कोई ऑफेंस जो इनके शेड्यूल में मेंशन्ड हो, ठीक है। और नीचे देखो इन्होंने पूरी लिस्ट दी है, दीज आर द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, मतलब इन एक्ट के अंडर जो ऑफेंसेस होते हैं वो सब शेड्यूल्ड ऑफेंस माने जाते हैं। एक्ट देखो जरा, आईपीसी हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रिजर्व बैंक, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, बेनामी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, सेबी। सेबी समझ गए, इसका मतलब अगर सिक्योरिटीज मार्केट की फ्रॉड भी आपने करी है और आप भाग रहे हैं तो आप क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। एलएलपी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कंपनीज एक्ट एंड ब्लैक मनी, ये सारे के सारे जो एक्ट हैं इनके अंडर जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, अगर उस ऑफेंस का आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इंडिया सो एज टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इंडिया छोड़ के चले गए, या फिर दूसरे में क्या किया, बीइंग अब्रॉड रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू इंडिया, बाहरी थे, बुलावा आया है, आप आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप बाहरी चले गए या बाहर थे और वापस नहीं आ रहे हैं, तो आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, फाइन। अगली 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट मार्क करो। It may be noted that scheduled offense means an offense specified in the schedule appended to Fugitive Economic Offenders Act if the total value involved in such offense is 100 crore or more। 500 रुपए लेके भागा है,
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हुआ, बहुत लोग भाग जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं बड़ा अमाउंट हो, कितना, 100 करोड़। तो अगर आपने जो ऑफेंस किया है उसका अमाउंट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और आप देश छोड़ के भाग जाते हैं या आप देश वापस नहीं आते हैं, तो आपको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस। हाँ हाँ, दिमाग तुम लोग का इतनी तेज है, कह रहे हैं इसका मतलब 99 करोड़ का कर लो और लेके भाग जाओ, है ना। ओके चलिए, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वेयर द डायरेक्टर अपॉइंटेड। अब प्रोसेस देखो भाई सिंपल होगा, पहले किसी पे डाउट होगा, फिर उसका सर्च होगा, ठीक है। वेयर द डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक हैज रीजन टू बिलीव, यहां से देखना, हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल इन हिज पोजेशन दैट एनी इंडिविजुअल इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। किसको लग रहा है, जो इनका डायरेक्टर है, इस एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर है, वही डायरेक्टर इस एक्ट के अंदर भी काम कर रहा है। कह रहे अगर उस डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, देन ही मे फाइल एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड इन मैनर इन द स्पेशल कोड। वो उसकी एप्लीकेशन किसको देगा, स्पेशल कोड को, दैट सच इंडिविजुअल मे बी डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। देखिए ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ लेके भागा तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मान लिया गया, नो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है। डायरेक्टर को सबसे पहले लगा, वो स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, अब स्पेशल कोर्ट उसको नोटिस भेजेगा कि भाई तुम इतने दिन के अंदर अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट करो। अब अगर वो आ गया तो इसका मतलब इस एक्ट की प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाती है। बताओ क्यों? वापस आने का मतलब ये नहीं है कि उसने फ्रॉड नहीं किया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो नहीं है। ये बात समझ में आया? बाकी जिस एक्ट में तुमने किया वो सजा जो होगी वो होगी। यहां तो ये कह रहे हैं कि उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कराओ। इस एक्ट में ये नहीं कह रहे उसको पनिश करो, पनिश तो वो उस एक्ट के हिसाब से होगा जिस एक्ट के हिसाब से उसने ऑफेंस किया है। ये बात समझ रहे हैं आप? इस एक्ट के हिसाब से तो उसको सिर्फ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। अब ये स्पेशल कोर्ट क्या करेंगे, उसको समय देंगे कि इतने टाइम के अंदर तुम्हें आना है। अगर आ गया तो इस एक्ट का प्रोसीजर ड्रॉप हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया। ठीक है? हाँ बेटा, ऐड होके लगती है। कभी आपने ऐसा सुना है, पिक्चरों में आई एम श्योर सुना होगा, जब लॉयर्स कहते हैं दफा इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत, सारे सेक्शंस लगाते हैं, सारे सेक्शंस। और लॉयर का भी आप ध्यान दो तो ये बोलते हैं हम कोशिश करेंगे इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं। तो क्या कोशिश करते हैं, ज्यादा सेक्शंस लगवाएं। ठीक है, अब तुमने खून किया था, वो सेक्शन तो तुम्हारे ऊपर लग ही रहा है, उसके साथ में लगा देंगे खून किया था और सबूत छिपाने की कोशिश करी, ये एडिशनल लगा दिया। ठीक है, तो वो ऐड होके कॉम्पनसेशन या पेनल्टी कैलकुलेट हो। ओके, अब आगे देखो, कह रहे हैं ये जो एप्लीकेशन, अभी तक देखो प्रोसेस क्या था, डायरेक्टर को डाउट हुआ, डायरेक्टर ने एप्लीकेशन किसको दी है, स्पेशल को। उस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, द एप्लीकेशन शैल कंटेन रीजंस फॉर द बिलीफ दैट एन इंडिविजुअल इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। डायरेक्टर को क्यों लगता है कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। सेकंड बताओ क्या लिखा है, डायरेक्टर ही बताएगा, एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज टू वेयर अबाउट, कि वो कहां है अभी, ये लिखना पड़ेगा। थर्ड बताओ क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो तुमको लगता है, डायरेक्टर को लग रहा है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है। प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब क्राइम करके जो उसने पैसा इकट्ठा किया है, क्राइम करके जो प्रॉपर्टी खरीदी है, ये लिखना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज या बेनामी प्रॉपर्टी जो उसकी यहां पर है, उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी। एंड लिस्ट ऑफ पर्सन हु मे हैव इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारी डिटेल्स डायरेक्टर को लिखनी पड़ेगी एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेशन किसको देगा, वो स्पेशल को। अभी ये पॉइंट आएगा, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कंपनी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। देखो ब्लॉक में क्या लिखा है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी करके जो पैसा आपने कमाया है उसको क्या कहा जाता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अभी तक का स्टेप समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ है, डायरेक्टर को डाउट हुआ और उसने एप्लीकेशन किसको दी है, स्पेशल को। थर्ड देखो, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन ड्यूली फाइल्ड
द स्पेशल कोर्ट शैल इशू अ नोटिस टू एन इंडिविजुअल हु इज एलिज्ड टू बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब बताओ स्पेशल कोर्ट ने क्या किया, उस इंडिविजुअल को नोटिस भेजा, ठीक है। द नोटिस शैल ऑल्सो बी इशूड टू एनी अदर पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। कोई और पर्सन जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होगा, जिसका कोई स्टेक है उसमें, उसको भी नोटिस भेजा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो जरा। फिफ्थ का ए आया, बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ, स्पेशल कोर्ट ने नोटिस भेजी कि तुम्हें कितने टाइम के अंदर, 6 वीक्स के अंदर अंदर हमारे सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। 6 वीक समझ गए कितना हुआ, लगभग 6 वीक्स, 1.5 मंथ, 40-45 डेज, एक ही बात है, ठीक है। इतना समय सफिशिएंट है इंडिया से बाहर, मतलब बाहर से इंडिया आने के लिए सफिशिएंट है, ओके। स्टेट दैट फेलियर टू अपीयर ऑन द स्पेसिफाइड डेट, और स्पेशल कोर्ट उसको चिट्ठी भेजेगा और कहेगा अगर तुम 6 हफ्तों के अंदर नहीं आए, शैल रिजल्ट इन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिविजुअल एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। मतलब अगर तुम 6 हफ्तों में नहीं आए तो हम तुमको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे, एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो, ये जैसे नीरव मोदी और माल्या है, इनको आपको लगता है ना कि प्रोसीजर हुआ होगा, तब भी नहीं आ रहे, मतलब समझ रहे हो, इनको डर ही नहीं है, इनको ये भी डर नहीं है तुम प्रॉपर्टी जब्त करोगे, हमने वहां छोड़ी क्या है प्रॉपर्टी जो तुम जब्त करोगे, जो मेन थी वो तो हम ले गए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतने पूरे प्रोसेस के बाद भी, वैसे भी आपको बताए, इतना 100 करोड़ का फ्रॉड करने के बाद जो जा रहा है, आपको लगता है उसको इस बात से डर होगा कि तुम नोटिस भेजो और हम आ जाए? हमारा लॉ कह रहा है हम तुम्हें चिट्ठी भेज रहे हैं, 6 हफ्तों में आ जाना, नहीं तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। वो डरेगा जो 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड करके गया है। हाँ हाँ, और क्या, वो सब इंतजाम करके सोच के जाते हैं, तो सब वो छोड़ते ही नहीं है प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने के लिए, और जो है भी, जो कर भी लेते हो कहते कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ नोटिस शैल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड टू सच अथॉरिटी as the central government may notify for effecting service in a contracting state. Who can tell me the 6th point? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बताओ क्या हुआ, वो कंट्री जहां वो है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मींस वो कंट्री जहां वो है, एंड उस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो हमारी नोटिस पहुंचाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या कह रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस दी और उस देश से कहा कि ये नोटिस पहुंचा दो उस तक। अब वो देश तुम्हारी नोटिस उस तक कब पहुंचाएगा, जब तुम्हारी और उसकी ट्रीटी साइन, और अगर हमारी उसके साथ कोई ट्रीटी नहीं साइन है तो मैं सुनेगा ही नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में जाके छिप गया मान लो कोई, और नहीं सुनेगा, वो कहेगा आओ आओ, ठीक है, इंडिया का लेकर आए हो पैसा। देखिए क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मीन्स अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच arrangements have been made by central government with the government of such country through a treaty. Any doubt? यहां तक का प्रोसेस समझ में आ गया? अब 7th में कह रहे हैं नोटिस में ऑल्सो बी सर्व्ड टू द इंडिविजुअल बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नाउ दिस इज सिंपल, कह रहे हैं मेल भी भेज देना उसको, ठीक है, मेल भेज के कह रहे हैं आ जाओ वापस। 8th पॉइंट, where any individual to whom notice has been issued बाय स्पेशल कोर्ट, किसकी बात कर रहे हैं ये, उसी भगोड़े की, कह रहे वेयर एन इंडिविजुअल टू होम, जिसको नोटिस सर्व किया गया है, शैल अपीयर इन पर्सन एट द प्लेस एंड टाइम स्पेसिफाइड। बताओ क्या हुआ, आ गया वो विद इन द टाइम, क्या था 6 वीक्स। आगे देखो क्या लिखा है, अगर उसको नोटिस भेजी गई थी वो आ गया बेचारा, द स्पेशल कोर्ट में टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। अगर आप देखो तो लॉ की एक एक लाइन अंडर द एक्ट कितना कॉमन है, कितना इंपॉर्टेंट है। अंडर द एक्ट मतलब ये नहीं है कि अब तुम चोर नहीं हो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हो, तुम्हारे पाप नहीं धुल गए, ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम 100 करोड़ से ज्यादा की चोरी करके गए थे, 6 हफ्तों में आ जाओ तुम सब माफ कर देंगे, तो बढ़िया तरीका है फिर तो, है ना। कह रहे हैं सिर्फ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं रहोगे, बाकी तो तुम्हें जो सजा मिलेगी वो मिलेगी। 9th पॉइंट में देखो उसने क्या किया, देखो 9th में खुद आया है,
लॉयर को भेज दिया, खुद नहीं आया, उसने लॉयर को भेज दिया। द स्पेशल कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन गिव अ पीरियड ऑफ 1 वीक टू फाइल अ रिप्लाई टू द एप्लीकेशन। अगर उसने लॉयर को भेज दिया है तो कह रहा है ठीक है, 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें और दे रहे हैं, जो एप्लीकेशन भेजी है डायरेक्टर ने हमको उसका जवाब भेजो कि तुम क्यों फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हो। और 10th पॉइंट में, 10th में क्या हुआ? आया ही नहीं, ना खुद आया ना लॉयर को भेजा, तो फिर क्या होगा? हाँ, द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सर्विस ऑफ नोटिस हैज बीन इफेक्टेड, उसको नोटिस पहुंची थी, दैट नोटिस कुड नॉट बी सर्व्ड इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट बिकॉज सच इंडिविजुअल हैज इवेडेड सर्विस ऑफ नोटिस। अब वो पकड़ में आया तब तो नोटिस भी दे। इट में आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग प्रोसीड टू हियर द एप्लीकेशन। और हियरिंग में क्या डिक्लेयर कर देगा कि वो पर्सन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। आप प्रोसेस समझ के उसको पकड़ने का, पकड़ लाएंगे। अब आप जितने बाहर है उनको पकड़ लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था? डायरेक्टर था, डायरेक्टर को डाउट हुआ था, उसने क्या किया? एप्लीकेशन दी थी स्पेशल कोर्ट को। एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा था? हाँ, वो क्यों है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ होगा, ये सब देखना पड़ेगा। फिर स्पेशल कोर्ट ने क्या किया था? नोटिस भेजा था, कितने दिन के अंदर आ जाओ? 6 वीक्स के अंदर आ जाओ। अब 3 सिचुएशन, वो आ गया, प्रोसीडिंग टर्मिनेट, काउंसिल को भेज दिया, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, और नहीं आया, हियरिंग हो जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, देखो अगली हेडिंग की, डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेशन, इफ द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड that an individual is a fugitive economic offender, it may, by an order, declare the individual as a fugitive economic offender for reasons to be recorded in writing. On a declaration, the special court may order that any of the following property stands confiscated. जैसे ही उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा, उसकी ये प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है? जो क्या थी? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, ठीक है, या फिर एनी अदर प्रॉपर्टी और बेनामी प्रॉपर्टी। जो भी उसकी यहाँ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, बेनामी प्रॉपर्टी थी, वो सब की सब क्या हो जाएंगी? जब्त हो जाएंगी। एनी डाउट? अच्छा, थर्ड देखो, द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर शैल टू द एक्सटेंट पॉसिबल आइडेंटिफाई द पर्सन इन इंडिया और अब्रॉड that constitute proceeds of crime which are to be confiscated, and in case such properties cannot be identified, quantify the value of proceeds of crime। मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और नहीं तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आपको इतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि उसने कितने का फ्रॉड किया है। वो पूरा का पूरा अमाउंट या वो पूरी प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाएंगी? कॉन्फिस्केट। एनी डाउट? 5th पॉइंट पढ़ो जरा। एब्सोल्युटली, हो सकता है उसकी कोई प्रॉपर्टी बाहर भी हो। बाहर वाली प्रॉपर्टी बताओ कॉन्फिस्केट हो सकती है कब? अगर ट्रीटी साइंड हो। ठीक है, देखो लॉजिकली समझ में आ रहा होगा तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बाहर की कंट्री में अगर उसने प्रॉपर्टी ले रखी है तो वो भी जब्त हो जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि उस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी साइन हो। इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर आप प्रॉपर्टी लो भी तो कहां लेना? जिनके साथ हमारी ट्रीटी ना हो वहां लेना, तो वो जब्त नहीं हो पाएगी, वहां पे नोटिस भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ऐसे देश ढूंढ लेना कौन कौन से हैं जिनके साथ इंडिया की ट्रीटी नहीं है। हाँ क्या? जिम्बाब्वे, अच्छा। Every letter of request to be transmitted to a contracting state shall be transmitted in such form as the central government may direct. 7th बताओ। हाँ, उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की जो प्रॉपर्टी थी वो उसने किसको बेच दी? किसी बोनाफाइड को। अब वो प्रॉपर्टी किसके पास है? बोनाफाइड के पास। तो बताओ उस बोनाफाइड के पास जो इस समय प्रॉपर्टी है वो भी कॉन्फिस्केट हो जाएगी, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। देखो क्या लिखा है, द स्पेशल कोर्ट व्हाइल मेकिंग द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर exempt from
कॉन्फिस्केशन। एग्जेम्प्ट फ्रॉम कॉन्फिस्केशन मतलब वो कॉन्फिस्केट नहीं होगी। एनी प्रॉपर्टी विच इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम इन विच एनी अदर पर्सन other than fugitive economic offender has an interest if it is satisfied that such interest was acquired bona fide and without knowledge। जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको नहीं पता था कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, अगर वो बोना फाइड है तो हम उससे उसकी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेंगे। ठीक है, नहीं बेनामी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो खरीद रहा है वो तो ऑनेस्ट बायर है, उसके पास ओनरशिप भी है और उसी ने पैसा लगाया है। बेनामी कब होती, पैसा इनका लगा होता, ओनरशिप किसी और की होती। यहाँ तो जो बोनाफाइड है उसी ने पैसा लगाया और मालिक भी वही है। यहाँ बस हुआ हमने इलीगल पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी और वो हमने तुमको बेच दी, तुम बोनाफाइड हो, तुमसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, फाइन। अब आपको ये भी दिमाग में आ सकता है कि इससे क्या किया जाए, यही आया था क्या दिमाग में कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो प्रॉपर्टी आए उसको किसी बोनाफाइड आपके फ्रेंड के नाम पे बेच दो तो प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी भी बच गई, यही आया था क्या माइंड में? नहीं, तो प्रॉपर्टी भी बच जाएगी, ठीक है, और पैसे भी बच जाएंगे, है ना। तुरंत तुरंत तरीका निकलता जा रहा है। ऑल द राइट्स एंड टाइटल इन द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, बताओ कॉन्फिस्केशन हो गया, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्फिस्केट हो जाएगी। 9th में बताओ क्या हुआ? इतना सब कुछ करने के बाद पता चला कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं था, तो फिर रिलीज द प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड अटैच्ड और सीज्ड अंडर दिस एक्ट। इसके बाद आपको नहीं लगता उस डायरेक्टर की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जानी चाहिए? कह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर देंगे। ये बताओ अब क्या हुआ? पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम्स। अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो डिक्लेयर हो गया तो उसको क्या करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब आप सिविल केस ना कोई कर सकते हैं और ना ही डिफेंड कर सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ on a declaration of an individual as a fugitive economic offender, any court, tribunal in India, any civil proceeding before it may disallow such individual from putting forward or defending any civil claim। ना ही वो केस कर पाएगा और ना ही डिफेंड कर पाएगा। एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। हाँ ये बताओ, ये पॉइंट बी पॉइंट में क्या हो रहा है अब? आ गया? क्या हुआ? अगर कोई इंडिविजुअल फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ है तो अगर वो किसी कंपनी का केएमपी या डायरेक्टर या मैनेजर था तो उस कंपनी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। मतलब समझे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल ही इकोनॉमिक ऑफ भाग सकता है, कंपनी नहीं भाग सकती। ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हो वो फ्यूजिटिव, ऐसे आप सोच के देखो नीरव मोदी की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनी भी अब डिसअलाउ हो गई, वो भी कोई केस फाइल नहीं कर सकती। इसका मतलब आप समझ रहे हो इसका इंपैक्ट सीधा किसके ऊपर पड़ता है? शेयर होल्डर्स के ऊपर, जिन्होंने ऑनेस्टली पैसा लगाया है। अब शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया लेकिन कंपनी का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर मालिक था वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गया। अल्टीमेटली अब वो कंपनी भी कोई सिविल केस फाइट नहीं कर सकती, डिफेंड नहीं कर सकती, तो पूरी कंपनी जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी। समझ आ गया? एनी डाउट? ओके। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर। अब वो जो प्रोसेस हम लोगों ने एक्चुअली पूरा पढ़ लिया है उसी का ही डिटेल्ड पोर्शन है। द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर मे विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट अटैच बाय एनी ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। देखिए वही पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर जो है वो नोटिस भेजेगा, वही पॉइंट है। डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर मे बाय एन ऑर्डर attach any property for which there is a reason to believe that the property is a proceeds of crime or which is being or likely to deal in a manner which may result the property being unavailable for confiscation। तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की है और हम बाद में इसको कॉन्फिस्केट नहीं कर पाएंगे, देन इन दैट केस उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टर इमीडिएटली क्या कर लेता है? अटैचमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोविजनल अटैचमेंट कहते थे। ओके, हाँ बेटा। नहीं, कंपनी डिसअलाउ हो जाएगी। अब कंपनी मतलब उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी।
हाँ, लेकिन कंपनी भी डिस्क्वालीफाई हो गई। कंपनी क्यों पाल रही थी उस भगोड़े को? अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनाई गई है तो। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बहुत डिटेल्ड वर्ड है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्राइम करके जो पैसा आया, वो पैसा तुमने जहां जहां लगाया वो इलीगल हो गया, सब इलीगल हो गया। ठीक है, वो सब जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी कंपनी पे आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर किसी कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी हैं तो ये देख लेना तुम्हारी कंपनी का कोई मैनेजर या प्रमोटर भगोड़ा ना हो जाए, तो सैलरी वैलरी भी कहीं से मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कहेंगे हम खुद ही नहीं भाग लेंगे उसी के साथ। पावर ऑफ सर्वे where a director or any other officer on the basis of material in his possession has reason to believe that an individual may be a fugitive economic offender। अगर उसको लगता है कि कोई पर्सन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका सर्वे करेगा। सर्वे मतलब वही सर्च करेगा। ठीक है, विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया असाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। आगे देखिए, जो भी ऑफिसर वहां प्रेजेंट होगा, where the director or any other officer authorized by him on the basis of material in his possession has reason that an individual may be a fugitive economic offender, he may request any proprietor or employee who may be present to afford him necessary facility to inspect। शॉर्ट में बता दे रहे, कह रहे हैं अगर डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो हम आपको ढूंढने जा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। और जब हम आपको ढूंढने जाएंगे तो वहां पे जो भी लोग प्रेजेंट है वो हमको हेल्प करेंगे आपको ढूंढने में। समझ में आया? मतलब अगर कोई ऑफिस है या कुछ है तो वहां के लोग हमें परमिशन देंगे, हमको हेल्प करेंगे कि हम इंस्पेक्ट कर सके और उसके खिलाफ जो भी चीजें हैं वो इकट्ठा कर सके। ठीक है, हाँ, कोऑपरेट करेंगे प्रोसीजर में। वही है, देखो, अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट, अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक एंड वेरीफाई द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम and furnish such information as it may require to any matter which may be useful। उनको हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। इसके बाद देखो, सर्च एंड सीजर है। बताओ इसमें क्या हो रहा होगा? सर्च एंड सीजर में सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, और अगर लगेगा कि हाँ वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की है तो उनको सीज कर लेंगे। ठीक है, और फिर वही है सर्च ऑफ पर्सन, इसमें उस पर्सन को ढूंढा जाएगा। ठीक है, बस जरा सा ही पोर्शन बचा है, हम पढ़ाएंगे इससे नहीं, मैंने खत्म हो जाएगा हमसे आज ही, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। थोड़ा इस इज्जत की भी, मतलब इस चैप्टर की भी इज्जत, रिस्पेक्ट रखने के लिए इसको नेक्स्ट टर्न पे फिनिश करेंगे। ठीक है, फाइन। चलो नेक्स्ट टर्न पे विल बी, वैसे हो ही गया है, देखो आपको समझ ही आ रहा है इसमें क्या बचा है। खत्म कर दें? खत्म ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो सर्च ऑफ पर्सन में क्या होगा, कुछ लोग बुक बंद कर चुके थे, ये तो गलत बात हो गई। खत्म कर दें? पक्का सब अग्रीड है? हमें तो लगा आप कहेंगे लो एक दिन में चैप्टर खत्म हो गया। सर्च ऑफ पर्सन देखो, notwithstanding anything contained in any other law, if an authority authorized in this behalf by central government by general or special order has reason to believe that any person has secreted, any person has secreted, बताओ अब क्या हो रहा है, वो पर्सन छिप रहा है। अभी तक वो क्या करता, प्रॉपर्टी छिपा रहा था, उसका सर्च करा जा रहा है। अब कह रहे हैं उस पर नोटिस सर्व करी जा रही है और वो खुद छिप रहा है। ठीक है, देन he may search that person and seize such record or property which may be useful। Where an authority is about to search any person, he shall, if such person so require, take such person within 24 hours to the nearest gazetted officer superior in rank to him or to a magistrate। ये नॉर्मल रूल भी होता है कि अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटों के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। वही चीज कह रहे कि अगर आपने उसको पकड़ लिया है तो 24 घंटों के अंदर आपको कहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, बाकी तो इसमें अरेस्ट के रूल्स हैं, जैसे ये देखो, अगर कोई फीमेल भाग रही है, ठीक है, नो फीमेल शैल बी सर्च्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट अ फीमेल, मतलब ये अब सर्च के रूल्स हैं। ठीक है, कि जो सर्च करने जा रही है वो भी कौन होगी, फीमेल ऑफिसर होगी। बस इसके बाद रूल्स ऑफ एविडेंस में आ जाओ। देखो फर्स्ट जो लिखा है ना ब्लॉक, बर्डन ऑफ प्रूफ, बताइए सच एंड लेट्स से मिस्टर ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ समझते हो, किससे प्रूफ करना होगा? ये डायरेक्टर के ऊपर है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर खुद नहीं कुछ कहेगा,
मतलब हमारा लॉ, आपको पता है हमारा लॉ ये मान के चलते हैं सब ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं है ये आपको प्रूव करना होता है। यही तो लॉ, यही तो कोर्ट होता है। जैसे कोर्ट में कोई आया तो जज ये मान के चलता है ये ईमानदार है, वो नहीं है ये लॉयर प्रूव करता है। यही तो प्लेंटिफ का लॉयर करता है। तो ये कह रहे हैं हम मान के चलेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? डायरेक्टर के ऊपर। द बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर एस्टैब्लिशिंग दैट एन इंडिविजुअल इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, दैट अ प्रॉपर्टी इज द प्रोसीड ऑफ क्राइम इन विच द इंडिविजुअल alleged to be a fugitive economic offender has interest, इतना मार्क कर लो, shall be on the director। तो burden of proof डायरेक्टर के ऊपर होगा, ठीक है। और हमको बताओ ये अगला पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है? अगला ब्लॉक एक पर्सन था वो बोनाफाइड, हाँ वो याद आया, जिसने बोनाफाइड प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रूफ करेगा। कह रहे अगर बोनाफाइड वाला है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बोनाफाइड के ऊपर आ गया। अब तुम प्रूफ करो कि तुम बोनाफाइड थे, वरना हम तुमको भी पकड़ ले जाएंगे। और एक्चुअली यही होता है, पता है, पहले तो पकड़ में चला ही जाता है, तुम भी चलो, तुम्हारे पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तुम चलो। अब वो बेचारा जब प्रूफ करेगा कि भैया हम तो बोनाफाइड थे, तब उसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ समझ आ गया दोनों चीजों का। सिंपल अपील, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है उनके ऑर्डर से तो हम कहां अपील कर सकते हैं? स्पेशल कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट के पास अपील करेंगे, कितने दिन के अंदर? 30 डेज, ठीक है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। इस केस के लिए स्पेशली, इन मैटर्स के लिए स्पेशल कोर्ट को अपॉइंट किया गया है, इसलिए सिविल कोर्ट ऐसे केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकता। नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच स्पेशल कोर्ट इज एम्पावर्ड टू। और लास्ट में देखो लिखा है ओवर राइडिंग इफेक्ट, the provisions of fugitive economic offender shall have effect notwithstanding anything inconsistent in any other law। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? ओवरराइड करेगा, जैसे मान लो उसके ऊपर अब जैसे कोई और एक्ट भी लग रहा है, लेट से उसने कोई आरबीआई एक्ट या किसी एक्ट के अंदर, सेबी के अंदर उसने कुछ गलत काम किया, ठीक है। अब सेबी का ऑफेंस भी लग रहा है और सेबी के भी प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन वो भाग भी गया, तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगने लग गया? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब बताओ उसके ऊपर प्रोसीजर पहले कौन सा लगेगा? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर दो लॉ के प्रोसेस लग रहे हैं तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। सेम चीज आपने एसईजेड में भी पढ़ी थी कि उसके ऊपर मान लो नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट भी लग रहा है, लेकिन अगर वो एसईजेड में है तो एसईजेड प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। डन, दैट्स इट। तो कहां भाग कर आ गए हम लोग? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। सिंपल, इजी। हाँ अब बंद कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं, चलो।